इलास्टिसिटी पार्ट 3। पार्ट 2 में आपने ग्राफिक्स के द्वारा परफेक्ट रिजिड बॉडी, परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी और परफेक्ट इलास्टिक बॉडी के बारे में देखा था और उनके गुणों को समझा था। इस पार्ट में मैं आपको इन तीनों की डेफिनेशन दूंगा, साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होती है और इनमें आपस में क्या रिलेशन होता है, और आखिरी में हुक्स लॉ यानी कि हुक के नियम को लिखवाऊंगा भी और उसे आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। तो हेडिंग लिखिएगा, परफेक्ट रिजिड बॉडी, हिंदी में पूर्णतः दृढ़ पिंड। डेफिनेशन इंग्लिश में लिखी हुई है, लेकिन मैं बोलूंगा उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में, ताकि हिंदी मीडियम के बच्चे भी उसे लिख सकें सुन करके। इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसे कॉपी कर लीजिएगा, इसे अपनी कॉपी पर उतार लीजिएगा सीधे। परिभाषा है कि वे पिंड जो विरूपक बल के प्रभाव से विरूपित नहीं होते हैं उन्हें हम दृढ़ पिंड कहते हैं, और यदि वे पिंड जो विरूपक बल के प्रभाव से बिल्कुल भी विरूपित नहीं होते हैं उन्हें हम पूर्णतः दृढ़ पिंड कहते हैं। व्यवहार में कोई भी पिंड पूर्ण रूप से दृढ़ नहीं होता है, लेकिन स्टील और कांच जिनकी दृढ़ता रिजिडिटी बहुत हाई होती है, इन्हें हम दृढ़ पिंड की तरह मान सकते हैं या पूर्णतः दृढ़ पिंड के रूप में इसे माना जा सकता है। परफेक्ट इलास्टिक बॉडी यानी कि पूर्णतः सुखट्ट वस्तु, इलास्टिक को ये परफेक्ट इलास्टिक बॉडी को पूर्णतः प्रत्यास्थ पिंड कहते हैं, पूर्ण प्रत्यास्थ पिंड कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन है कि वे वस्तुएं या वे पिंड जो विरूपक बल के प्रभाव से अपनी आकृति अथवा आकार को खो देते हैं, किंतु विरूपक बल को हटा लेने से अपनी वास्तविक आकृति अथवा आकार को पूर्णतः प्राप्त कर लेते हैं, पूर्ण प्रत्यास्थ पिंड कहलाते हैं। यानी जब आपने विरूपक बल लगाया, कोई छड़ है, कोई सपोज करिए कोई रबर बैंड है, आपने उसको विरूपक बल लगाकर खींचा तो उसकी लेंथ बढ़ गई, लेकिन जब आप अपने उस बल को हटा लेंगे यानी इसको छोड़ देंगे तो वह रबर बैंड वापस अपने ओरिजिनल लंबाई को फिर से प्राप्त कर लेती है। तो ऐसी वस्तुएं कहलाती हैं परफेक्ट इलास्टिक बॉडी, हिंदी में पूर्ण प्रत्यास्थ पिंड। व्यवहार में कोई भी पिंड पूर्ण रूप से प्रत्यास्थ नहीं होता है, किंतु क्वार्ट्ज और स्टील को हम पूर्ण प्रत्यास्थ द्रव्य यानी कि मटेरियल्स के रूप में मान सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वार्ट्ज और स्टील को, स्टील से बनी वस्तुओं को हम परफेक्ट इलास्टिक बॉडी की तरह मान सकते हैं। नेक्स्ट है परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी, जिसका नाम मैंने पहले ले लिया था, इनफैक्ट वो यहां पर है, पूर्ण सुघट्ट पिंड, हिंदी में पूर्ण सुघट्ट पिंड। परिभाषा लिखिएगा कि वे पिंड जो विरूपक बल के प्रभाव से विरूपित हो जाते हैं, किंतु विरूपक बल को हटा लेने से अपनी पूर्व अवस्था को बिल्कुल प्राप्त नहीं करते हैं, उन्हें हम पूर्ण सुघट्ट पिंड कहते हैं।
पुट्टी दीवारों वगैरह पर लगाई जाती है, आप जानते हैं। मड यानी कि कीचड़, इसके अलावा जो आटा गूंथा जाता है, इसके अलावा चिकनी मिट्टी गूंथी हुई जिससे कुल्हड़ वगैरह बनाए जाते हैं, ये सब परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी मटेरियल या परफेक्ट प्लास्टिक मटेरियल्स कहलाते हैं। लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, हिंदी में जो कहते हैं प्रत्यास्थता की सीमा, तो इसे आप याद भी कर लीजिएगा, एग्जाम में इसकी डेफिनेशन बहुत पूछी जाती है शॉर्ट नोट के रूप में, तो मैं इसको एक्सप्लेन भी कर रहा हूं और आप इसको समझने का प्रयास करिएगा। देखिए छात्रों, सपोज करिए कि आपके पास कोई रबर बैंड है, आप उसको थोड़ा सा बल लगाकर, उसके दोनों सिरों पर थोड़ा सा बल लगाकर खींचने का प्रयास करिएगा तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है, और फिर आप छोड़ दीजिए तो वह अपनी ओरिजिनल लंबाई को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उसके अंदर इलास्टिसिटी का गुण होता है। लेकिन यदि आप जो फोर्स लगाते हैं उसके दोनों सिरों पर, इसी को तो डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं, विरूपक बल कहते हैं, वो लगाते जाइए तो रबर बैंड की लेंथ तो बढ़ती जाएगी, काफी बढ़ जाती है। अब यदि आप डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा लेते हैं सडनली, अचानक, तो आप देखेंगे रबर बैंड अपनी ओरिजिनल लंबाई को प्राप्त नहीं कर पाता है, उसकी लंबाई में एक परमानेंट वृद्धि हो जाती है। तो अभी तो आप रबर बैंड को इलास्टिक बोल रहे थे, अब क्या हुआ? अब तो यह इलास्टिक नहीं हुआ ना। तो ऐसी कंडीशन में यानी इसने अपने इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी को खो दिया है। तो आपने यह जाना कि किसी पिंड में, किसी वस्तु में इलास्टिसिटी का गुण तब तक विद्यमान रहता है, प्रेजेंट रहता है, जब तक कि उस पर लगाए गए डिफॉर्मिंग फोर्स यानी कि विरूपक बल का मान एक निश्चित मान से कम हो, एक अधिकतम मान से कम हो। यदि आप उससे ज्यादा वैल्यू का, मैग्नीट्यूड का डिफॉर्मिंग फोर्स लगा देंगे तो फिर वस्तु की आकृति अथवा आकार या रबर बैंड के केस में लंबाई में परमानेंट वृद्धि हो जाती है। तो इसीलिए लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी टर्म को डिफाइंड किया गया है। चलिए इसकी पहले डेफिनेशन लिख ली जाए। प्रत्यास्थता की सीमा, परिभाषा लिखेंगे, हिंदी मीडियम बच्चे सुन करके लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैंने टाइप कर रखा है। प्रत्यास्थता की सीमा विरूपक बल का वह अधिकतम मान है जिसके अंतर्गत वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान रहता है। प्रत्यास्थता की सीमा से अधिक विरूपक बल, डिफॉर्मिंग फोर्स लगा देने से वस्तु अपने प्रत्यास्थता के गुण को खो देती है तथा उसकी आकृति अथवा आकार में स्थायी रूप से परिवर्तन हो जाता है, यानी कि परमानेंट चेंज हो जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है स्ट्रेस। स्ट्रेस को हिंदी में प्रतिबल कहते हैं। छात्रों, पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, फिर इसको लिखाऊंगा कि जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है, हालांकि किसी वस्तु को नहीं, प्रत्यास्थ वस्तु की बात करिए, जब किसी प्रत्यास्थ वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है तो उसकी स्टेट में, अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। यानी किसी वस्तु को अगर लंबाई की दिशा में खींचा जाता है तो उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है, या फिर कोई अगर आपका
3 डायमेंशनल बॉक्स है, उस पर आप विरूपक बल लगाते हैं तो उसके वॉल्यूम में और यहाँ तक कि उसके शेप में भी परिवर्तन हो जाता है, साइज और शेप दोनों में परिवर्तन हो जाता है। तो कुल मिलाकर कहना यह है कि जो डिफॉर्मिंग फोर्स होता है वह वस्तु की आकृति अथवा आकार में परिवर्तन कर देता है। लेकिन क्योंकि मैंने पहले कहा कि वस्तु प्रत्यास्थ है, इलास्टिक है, तो उसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल उत्पन्न हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब तक विरूपक बल नहीं लगाते हैं तब तक प्रत्यानयन बल भी उत्पन्न नहीं होता है। प्रत्यानयन बल का अस्तित्व तभी होता है जबकि आपने विरूपक बल लगाया हो वस्तु पर। यह प्रत्यानयन बल इस बात का वेट करता है कि विरूपक बल हटे तो वह वस्तु को उसकी ओरिजिनल स्टेट में दोबारा से ले आवे। समझ गए? इसे हम इंटरनल रिएक्शन फोर्स भी कहते हैं। इसी प्रत्यानयन बल को हम इंटरनल रिएक्शन फोर्स भी कहते हैं, यानी आंतरिक प्रतिक्रिया बल भी कहते हैं। तो अब आइए आपको इसकी डेफिनेशन देता हूं। एक क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है यह। जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है तो वह विरूपित हो जाती है तथा वस्तु के भीतर प्रत्येक बिंदु पर एक आंतरिक प्रतिक्रिया बल, जिसे इंटरनल रिएक्शन फोर्स कहते हैं या प्रत्यानयन बल कहते हैं, उत्पन्न हो जाता है, जो वस्तु को उसके वास्तविक आकार अथवा आकृति में लाने का प्रयास करता है। वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले इस आंतरिक प्रतिक्रिया बल को स्ट्रेस यानी कि प्रतिबल कहते हैं। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला आंतरिक प्रतिक्रिया बल, आपको मैंने बताया था कि जिस भी भौतिक राशि को आप एकांक लेकर चलते हैं उसका स्थान डिनोमिनेटर में होता है, यानी कि हर में होता है। अंश और हर आपने पढ़ा है ना, तो ये हर की बात होती है, जिसे डिनोमिनेटर कहते हैं। तो एरिया के पहले यूनिट लगा है तो इसका मतलब ये हो गया कि एरिया का स्थान तो अब डिनोमिनेटर में होगा और जो रेस्टोरिंग फोर्स है वह न्यूमरेटर बनेगा। तो चलिए इसकी मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं। सो स्ट्रेस इज इक्वल टू रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, और रेस्टोरिंग फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वह डिफॉर्मिंग फोर्स के मैग्नीट्यूड के ठीक बराबर होता है। तो मैंने उसको इक्वलिटी में दिखाया है, आप देखिएगा। स्ट्रेस इज इक्वल टू डिफॉर्मिंग फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ द बॉडी, और फोर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल F से, एरिया को रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल A से। तो फॉर्मूला बनता है स्ट्रेस इज इक्वल टू F अपॉन A। यूनिट ऑफ द स्ट्रेस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। यह एक अदिश राशि होती है। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी स्ट्रेन, यानी कि विकृति, हिंदी में से विकृति कहते हैं। परिभाषा है इसकी। पहले तो मैं आपको बता दूं विकृति होती क्या, फिर परिभाषा दूंगा। कि सपोज करिए एक रबर बैंड आपके हाथ में है, आपने उसके दोनों सिरों को पकड़कर खींच दिया, तो जो फोर्स लगाया उसका नाम बताइए। विरूपक बल, डिफॉर्मिंग फोर्स, क्योंकि उसने इसकी आकृति को बदल दिया है, आकार को बदल दिया है। तो रबर बैंड की सपोज करिए पहले लंबाई थी 5 सेंटीमीटर,
आपने उसको खींच दिया, लंबाई हो गई 8 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी के अंतर्गत की बात कर रहा हूं, लिमिट से बाहर मत जाइएगा। थोड़ा सा फोर्स लगाया आपने, डिफॉर्मिंग फोर्स, तो उसकी लेंथ हो गई 8 सेंटीमीटर। तो लेंथ में कितना चेंज आया? नो डाउट 8 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर का। तो इसे बोलेंगे एक्चुअल चेंज, एब्सोल्यूट चेंज इन द लेंथ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। लेकिन मैं कहूं नहीं, मुझे एब्सोल्यूट चेंज नहीं चाहिए, मुझे फ्रैक्शनल चेंज चाहिए, भिन्नात्मक परिवर्तन चाहिए। तो फ्रैक्शनल चेंज के लिए आप क्या करते हैं? चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू। तो लेंथ में चेंज हुआ 3 सेंटीमीटर का, और ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? 5 सेंटीमीटर। तो फ्रैक्शनल चेंज कितना हुआ? 3/5। ठीक है। परसेंटेज चेंज कितना हुआ? तो फ्रैक्शनल चेंज को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको परसेंटेज चेंज मिल जाएगा। खैर उसकी बात अभी मैं नहीं करने जा रहा हूं। तो इसकी परिभाषा लिख लीजिए अब आप। हाँ, मैं आपको बता दूं, तो ये जो वस्तु की लेंथ में वृद्धि हो गई है, तो हम कहेंगे कि हमारी वस्तु, हमारा रबर बैंड तो विकृत हो चुका है, और इसमें जो विकृति आई है वह 3/5 की है। यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे लगभग 60% की स्ट्रेन पैदा हुई है। किसी वस्तु की आकृति अथवा आकार में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन, इंग्लिश में फ्रैक्शनल चेंज, को विकृति कहते हैं। यह वस्तु की आकृति अथवा आकार में परिवर्तन तथा वस्तु की वास्तविक आकृति अथवा आकार के अनुपात के बराबर होती है। यानी कि इसका मैथमेटिकल स्वरूप देखिएगा, स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन साइज और शेप ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल साइज और शेप ऑफ द बॉडी। तो यह एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। इसका ना तो मात्रक होता है, ना ही कोई डायमेंशनल फॉर्मूला यानी कि विमीय सूत्र होता है। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी हुक्स लॉ, जिसे हिंदी में हुक का नियम कहते हैं। हुक का नियम क्या है? आइए पहले इसको नोट कर लें कि अंडर द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन produced in the deformed body is always a constant. This constant is called the modulus of elasticity of the material of the body. ध्यान दीजिएगा, modulus of elasticity of the material of the body. जिस वस्तु की बनी होती, जिस पदार्थ से वस्तु बनी होती है, तो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उस मटेरियल का होता है, ना कि वस्तु का होता है। ध्यान दीजिएगा। यानी आप रबर बैंड की बात करेंगे तो रबर बैंड का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नहीं होगा, बल्कि वो रबर का होगा। चलिए उसके बारे में बाद में बात करूंगा। पहले आपको इसकी डेफिनेशन लिखा दो कि लिखिएगा आप, डेफिनेशन नहीं, नियम का स्टेटमेंट लिखा दो। प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत प्रतिबल तथा विकृति का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। इस नियतांक को वस्तु के पदार्थ का प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। स्टेटमेंट पूरा हुआ और नीचे लिखिएगा इसके कि प्रत्यास्थता गुणांक को कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म देखिएगा हुक्स लॉ का कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो इज इक्वल टू
कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो मिलता है स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेन इनटू कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड रिप्रेजेंटेड बाय E, जैसा मैंने पहले बताया था। सो वी गेट स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेन मल्टीप्लाइड बाय E। या स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू E। तो ये आपका हुक का नियम है, इसको इसी रूप में आपको लिखना होगा। आइए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी E का मात्रक और विमीय सूत्र ज्ञात करते हैं। तो हेडिंग रहेगी यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ E। इट इज आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के यूनिट्स और डायमेंशनल फार्मूला पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप ऊपर वाला फार्मूला एक बार दोबारा से लिखिएगा। E इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और E का यूनिट आपने, सॉरी, स्ट्रेस की यूनिट आपने अभी जस्ट ज्ञात किया हुआ है। तो यूनिट ऑफ E इज इक्वल टू यूनिट ऑफ स्ट्रेस डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ स्ट्रेन, और आप जानते हैं यूनिट ऑफ स्ट्रेस अभी आपने ठीक पहले ज्ञात की है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन ये यूनिट ऑफ स्ट्रेन क्योंकि डायमेंशन लेस होती है, यूनिट लेस होती है, तो उसके लिए कोई यूनिट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आपको फाइनली मिलता है यूनिट ऑफ E इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला संयोग से यहां नहीं है, तो मैं इसको आपके सामने बना दे रहा हूं तुरंत। देखिएगा मैंने पेन ले लिया है और अभी ये थोड़ी देर में आ जाएगी। ये देखिए पेन आ चुकी है, मैं आपको दिखाता हूं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, माउस से लिख रहा हूं तो बहुत साफ नहीं आ रहा है, लेकिन आपको समझा दूंगा। E, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ E। चलिए कैसे आएगा, तो देखिएगा इसका पहले आप यूनिट देखिए कितना है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन के लिए क्या होता है, आपने 11 में पढ़ा होगा, सॉरी 11 के तो आप ही हैं, आपने पहले लेसन में पढ़ा होगा। तो ये हो जाएगा MLT माइनस 2, ब्रैकेट बंद करिए, डिवाइडेड बाई, क्योंकि पर लग गया तो पर का मतलब होता है कि डिवाइड करिए। मीटर स्क्वायर, मीटर का सिंबल क्या होता है, L, तो L का आपको स्क्वायर लगाना है। ठीक है, बस अब इसे सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व कैसे किया जाता है आपने पहले लेसन में अवश्य पढ़ा होगा, नहीं तो आपको मैं बताइएगा, मैं लेक्चर वीडियो भेज दूंगा पहले लेसन का। इस L2 को आप ऊपर लाइए, यहाँ पे L प्लेन नहीं है, इसकी पावर 1 है, M की भी पावर यहाँ पे कितनी है, 1 है। तो यहाँ पर मैंने M लगा दिया। L को, इसको सॉल्व करिएगा तो ये -2 ऊपर जाएगा, तो ये बन जाएगी पावर -1। T एज इट इज रहेगा, हाँ एज इट इज नहीं रहेगा बल्कि, हाँ ठीक, -2 है ना, तो T एज इट इज रहेगा -2। तो डायमेंशनल फॉर्मूला बना ML-1 T-2। तो आज स्टूडेंट्स यहीं पर मैं फिनिश कर रहा हूं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेन के बारे में, और उसके बाद मैं आपको कुछ और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।